नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेलवे PYQ पर हमारी PYQ सीरीज में। देखिए, चैनल के रिगार्डिंग में ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि चैनल के नाम ने पहले ही खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो देखिए, बात करते हैं असली मुद्दे की। देखिए बच्चा, जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में आते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी में आते हैं, तो जो दो चीजें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, पहला है आपका सिलेबस और दूसरा है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि आपने सिलेबस को अच्छे से एनालाइज किया होगा। देखिए, सिलेबस है क्या? सिलेबस है आपका एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन उन सब्जेक्ट्स का, उन टॉपिक्स का जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। यदि आप सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ कमेंट करते हैं कि आपको सिलेबस का एक डिटेल एनालिसिस चाहिए, एक डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अब बात करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? देखिए, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, सबसे पहला तो ये है कि वे हमारी प्रिपरेशन में एक मिरर, एक दर्पण के जैसे काम करते हैं। वो आपको बताएंगे कि जो पहले के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, उनके आधार पर आप एक रणनीति के साथ अपनी तैयारी को कैसे मजबूत बना सकते हैं। कैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल रहा, कैसे हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर आने वाले एग्जाम की तैयारी को और मजबूत और सटीक बना सकते हैं। तो ज्यादा बातें न करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, जो क्या है स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जो ये क्वेश्चन हमने लिए हैं, जो हमारा रिसेंट में एग्जाम हुआ है 2019 में या 20 में, जो भी एग्जाम हुआ था रेलवे NTPC का, उसमें क्या था, चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, जो ये हमारे क्वेश्चन है जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं, जो अभी रिसेंट हमारा एग्जाम हुआ था 2019 से 20 में रेलवे NTPC का, ये उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है। उन्हीं पे हम क्या करेंगे, एक सीरीज हमारी होगी, उन्हीं पे हम क्या एक डिटेल एनालिसिस रखेंगे, डिटेल में चीजों को एनालाइज करेंगे। जैसे अब देखिए कैसे एनालाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? अब देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, सबसे पहले आप इमेज में देखें क्या लिखा हुआ है 1951 में। 1951 में इसको लागू किया गया। एक सेकंड रुकिएगा जरा। देखिए, 1951 में इसको लागू किया गया। जो इसका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी, जो इसका जो कार्यकाल था वो 1951 से 1956 तक था। किसके कार्यकाल पर इसको लागू किया गया? जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया। इससे सवाल बनता है कि किस मॉडल पर आधारित थी? ये मॉडल था आपका हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। एक सवाल बनता है जो इसमें पूछा है कि किसको फोकस किया गया? इसमें कृषि को फोकस किया गया। किसको फोकस किया गया? कृषि को फोकस किया गया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्र। देखिए, कृषि को क्यों फोकस किया गया? अभी हम 1947 में आजाद हुए, तो आजादी के बाद देश के सामने पहला संकट था खाद्यान्न को लेकर। तो खाद्यान्न की समस्या से निपटने के लिए सर्वप्रथम क्या किया गया? कृषि पर फोकस किया गया। अब देखते हैं देखिए, हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। अब बारी आती है सेकंड 5 ईयर प्लान की। सेकंड 5 ईयर प्लान की जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो 1956 में लागू हुआ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जस्ट बाद 1956 से 1961 तक इसका कार्यकाल था। ये भी किसने लागू किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। और ये किस मॉडल पर आधारित था? यह था आपका
पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। इसमें किसे फोकस किया गया? इसमें उद्योगों को फोकस किया गया, उद्योगों को फोकस किया गया। अब देखिए बारी आती है आपके फर्स्ट ऑप्शन, सेवा क्षेत्र। ये सेवा क्षेत्र क्या है? देखिए जो इंडियन इकोनॉमी है उसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी सेक्टर जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। सेकंड है हमारा सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। थर्ड है हमारा टर्सरी सेक्टर जिसे हम क्या बोलते हैं? तृतीयक क्षेत्र। देखिए अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए तो जो आपकी कृषि, खनन, माइनिंग जिसे बोलते हैं, और मत्स्य पालन आदि जो एक्टिविटीज हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये आपकी आती हैं प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, देखिए सेकेंडरी सेक्टर जैसे कि आप मोबाइल, ऑटोमोबाइल हुआ, मोबाइल से क्या कर रहे हैं? इसका क्या मैन्युफैक्चरिंग हुई है, इससे आप क्लास ले पा रहे हैं। मोबाइल हुआ, इंडस्ट्रीज हुई, ठीक है, ये जिनमें उद्योगों का निर्माण हो रहा है, ये सब क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत। टर्सरी सेक्टर की भी बात करें, टर्सरी सेक्टर में आएगा आपका सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जैसे कि अध्यापक आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस, सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। वैज्ञानिक हुए, ये सब क्या है? सर्विस दे रहे हैं। कल के दिन आप रेलवे में सिलेक्शन लेने के बाद टीटी बनते हैं, स्टेशन मास्टर होते हैं, तो आप क्या करेंगे? अपनी सर्विसेज देंगे। तो ये तो हमारा डिटेल एनालिसिस क्वेश्चन को लेकर कि क्या क्वेश्चन है उसको हमने डिटेल में जाना कि उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ हमने ऑप्शंस को देखा कि उनसे रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। चले भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर है। इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन दी ओलंपिक गेम्स? भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया? अब देखिए बात करें यदि ओलंपिक गेम्स की, तो जो फर्स्ट ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुए थे, जो फर्स्ट हुए थे वो कब हुए थे? 1896 में। कहा? एथेंस ग्रीस में, एथेंस ग्रीस में हुए थे फर्स्ट ओलंपिक, ठीक है। देखिए यदि हम भारत के पर्सपेक्टिव में बात करें कि इंडिया ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया, तो इंडिया ने भाग लिया था आपका 1900 में। इंडिया की साइड से किसने भाग लिया? नॉर्मन प्रीचर्ड थे, नॉर्मन प्रीचर्ड, उन्होंने इंडिया की साइड से पार्टिसिपेट किया। उन्होंने इंडिविजुअली पार्टिसिपेट किया था, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बात करें एक टीम की, तो भारत की साइड से एक टीम ने कब पार्टिसिपेट किया? 1920 में, 1920 में। अब बात कर लेते हैं हॉकी की, क्योंकि हॉकी हमारा क्या है? राष्ट्रीय खेल है। तो 1928 में भारत ने पहला गोल्ड जीता, फर्स्ट गोल्ड जीता हॉकी में। फर्स्ट गोल्ड जीता कहाँ पर? एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम ओलंपिक में, ठीक है। अब देखिए 1928 से 1956 तक भारत क्या किया है? लगातार गोल्ड लाया है हॉकी में, लगातार गोल्ड लाया है हॉकी में। 1928 से 1956 जो ओलंपिक गेम है हमारे, ये क्या होते हैं? एवरी 4 ईयर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। एवरी 4 ईयर इनको ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब भारत ने 1928 से 56 में लगातार क्या किया है? गोल्ड लाया है। लेकिन देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपके ओलंपिक है कब कब ऑर्गेनाइज नहीं हुए? ये आपके 1940 और 1944 में ऑर्गेनाइज नहीं हुए। किस वजह से? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है कि कब कब ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज नहीं किए गए, तो 1940 में और 1944 में। किस वजह से? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, ठीक है।
तो 1928 से 1956 तक भारत हॉकी में लगातार गोल्ड लाया है। ठीक है, जो रिसेंट गोल्ड आया था हॉकी में वो आया था 1980 में। जो रिसेंट आया था, रिसेंट गोल्ड जो आया था वो आया था आपका रिसेंट गोल्ड इन हॉकी 1918, रिसेंट गोल्ड इन हॉकी। चलिए, ये हो गई क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव बात। कुछ और देखते हैं। अभी हमारे रिसेंट जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं वो हुए हैं 2024 में। कहाँ पर हुए हैं? आपके पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में, जिसमें भारत कुल 7 मेडल लेके आया है। कुल 7 मेडल लाया है, जिसमें से आपके 6 क्या है? ब्रॉन्ज, कोई भी सवाल बन सकता है। एक क्या है आपका? सिल्वर। और इस बार 0 गोल्ड मेडल हमें मिला है, यानी कि कोई गोल्ड मेडल नहीं लिया। भारत ने कितने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, सॉरी एग्जाम बोल रही हूँ मैं, कितने खेल में पार्टिसिपेट किया है? तो 16 जो गेम्स थे उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये हुआ हमारा एक डिटेल एनालिसिस कि ओलंपिक के जो गेम थे वो फर्स्ट कब ऑर्गेनाइज हुए, कब कितने टाइम पीरियड में ये ऑर्गेनाइज होते हैं, पहली बार भारत ने कब पार्टिसिपेट किया, एक टीम के रूप में कब पार्टिसिपेट किया, और हॉकी में कब गोल्ड आया, रिसेंट गोल्ड कब आया। हॉकी का आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इस बार जो रिसेंट में अभी हमारा ओलंपिक हुआ है उसमें कितने मेडल भारत को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, नव कलेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है। नव कलेबारा फेस्टिवल की बात की गई है। तो ये जो नव कलेबारा उत्सव है, यदि इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपका होता है उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। किस उपलक्ष्य में? देखिए यह जो है आपका, जो वहां पर आपने सुना होगा जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर है कहाँ पर? पुरी में। नीचे इमेज में भी आप देख पा रहे हैं साइड में जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वहां पर चार हिंदू देवताओं की लकड़ी के प्रतीक के रूप में है। 4 हिंदू देवताओं के लकड़ी के प्रतीक के रूप में। वो 4 हिंदू देवता कौन है? वे हैं आपके जगन्नाथ, दूसरे हैं आपके बालभद्र, तीसरे हैं आपके सुभद्रा, और फोर्थ है आपके कौन? सुदर्शन। अगर क्वेश्चन बनता है कि वो 4 हिंदू देवता कौन है जिनके प्रतीक के रूप में नव कलेबारा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, तो वे हैं आपके जगन्नाथ, बालभद्र, सुदर्शन और सुभद्रा। ठीक है, अब ये जो आपका नव कलेबारा फेस्टिवल है, देखिए इसका मीन क्या है? नव कलेबारा ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। नव मीन्स नया, और कलेबारा का अर्थ क्या है? यहाँ पर कलेबारा मीन्स क्या है? कलेबारा होता है शरीर। तो ऐसी मान्यता है कि यह भगवान जगन्नाथ के पुनर्जन्म के उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यदि बात आती है कि यह जो नव कलेबारा फेस्टिवल है ये पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया, तो ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 1575 में। 1575 में किसने सेलिब्रेट किया? ये वहाँ के राजा थे यदुवंशी राजा रामचंद्र देव सर्वप्रथम 1575 में उन्होंने इसका आयोजन किया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे, ये जो क्वेश्चन बन सकते हैं नव कलेबारा के रिलेटेड, वो मैंने सब आपको बताया क्या इसका अर्थ होता है। आगे देखते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या? आसाम का जो मुख्य पर्व है या फेमस फेस्टिवल है वो क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा बिहू। क्या है? बिहू।
लेकिन देखिए बिहू भी साल में 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है, साल में 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है। एक का नाम क्या है आपका बोहाग बिहू, बोहाग बिहू, बोहाग बिहू, या इसको रोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं, रोंगाली बिहू। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि बिहू साल में कितनी बार मनाया जाता है, 3 बार। आपको उनके नाम पता होने चाहिए, बोहाग बिहू, बिहू या रोंगाली बिहू। दूसरा है आपका माघ बिहू, माघ बिहू। और थर्ड है आपका काटी बिहू, काटी बिहू। अब देखिए जो ये माघ बिहू है ये जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, फसल कटाई के दौरान, फसल कटाई के दौरान। जो आपका बोहाग बिहू है वह अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। और जो ये काटी बिहू है ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका अक्टूबर या कार्तिक माह, जो भी मुझे आप बता सकते हैं कि अक्टूबर या कार्तिक माह में सेलिब्रेट किया जाता है। यदि हम असम के अदर फेस्टिवल की बात करें, अदर फेमस फेस्टिवल की बात करें, तो उनमें से एक है आपका अम्बुबाची, अम्बुबाची। और एक है आपका माजुली, माजुली। ठीक है, ये हुई असम के रिगार्डिंग बात कि असम का फेमस फेस्टिवल कौन सा है और अनदर फेमस फेस्टिवल कौन से है। अब देखिए यदि बात की जाए किसकी, सिक्किम की, सिक्किम की, तो सिक्किम का जो फेमस फेस्टिवल है एक है वहाँ का लोसांग, लोसांग। और एक है वहाँ का सागा दावा, सागा दावा वहाँ का काफी फेमस फेस्टिवल है, जिसे कौन सेलिब्रेट करते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं महायान, महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी, महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे सेलिब्रेट करते हैं, फॉलोवर ऑफ महायान बौद्ध धर्म। ठीक है, अब यदि बात करें इसकी वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल का जो फेमस फेस्टिवल है सभी जानते हैं क्या है, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा। 10 दिन तक चलता है दुर्गा पूजा, 10 दिन तक चलने वाला एक पर्व है। ठीक है, 10 दिन तक चलने वाला एक पर्व है। ऐसा माना जाता है कि एक राक्षस थे, कौन, राक्षस महिषासुर, राक्षस महिषासुर पर देवी की जीत के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, देवी की जीत के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो 10th दिन होगा, जो आखिरी दिन होगा, लास्ट डे पर देवी की मूर्ति को क्या करते हैं, हुगली रिवर में प्रवाहित कर दिया जाता है, हुगली रिवर में प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ दुर्गा पूजा को लेकर क्या क्या सवाल बन सकते हैं, कब तक चलता है, 10 दिन तक चलता है, राक्षस महिषासुर पर देवी की जीत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और 10वें दिन आखिरी दिन यानी कि हुगली रिवर में देवी दुर्गा की प्रतिमा को प्रवाहित किया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है मेला। वेस्ट बंगाल का एक फेमस मेला है जिसे किस नाम से जानते हैं, गंगा सागर, गंगा सागर मेला। यहाँ का एक फेमस मेला है जिसे किस नाम से जानते हैं, गंगा सागर मेला। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन देखा, क्या नव कलेबारा फेस्टिवल किस राज्य से रिलेटेड है, तो हमने देखा किससे रिलेटेड है, वह आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ओडिशा, ओडिशा से रिलेटेड है। जगन्नाथ मंदिर जो है आपका पुरी में, वहाँ पर हिंदू देवताओं की 4 लकड़ी के प्रतीक के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नव का अर्थ क्या है, कलेबारा का अर्थ क्या है, असम का फेमस फेस्टिवल बिहू, और बिहू भी साल में 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमने क्वेश्चन को डिटेल में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड ऑन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। देखिए अगर संविधान संशोधन की बात करें तो ये किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, ठीक है। तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ हमारा वो कब हुआ? 1951 में। 1951 में उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं एक बार। देखिए 1951 में एक संविधान संशोधन किया गया, साथ ही साथ उसमें 9वीं अनुसूची, पहले हमारी 8 अनुसूची हुआ करती थी ना, फिर बाद में 4 को ऐड किया गया। तो जो 9वीं अनुसूची थी उसको कब ऐड किया गया? 1951 में 9वीं अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची ये किसने लागू किया था इसको? उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। अब देखिए जो ये आपकी 9वीं अनुसूची थी और पहला संविधान संशोधन था, इसमें क्या हुआ? 2 अनुच्छेद भी जोड़े गए, 2 अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से? अनुच्छेद 31 के, जो क्या कहता है कि जमींदारी उन्मूलन हो, जमींदारी उन्मूलन। और एक जोड़ा गया आपका 31 है, जो क्या कहता है कि जो आपका ये है ना संविधान की 9वीं अनुसूची, इसमें जो शामिल कानून होंगे, 9वीं अनुसूची में शामिल कानून को कोर्ट नहीं ले जा सकते, अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी, चुनौती नहीं दी जाएगी, ठीक है। हालांकि आज के टाइम की यदि बात करें तो ये आपका जो फंडामेंटल, ये जो आपका राइट है आर्टिकल 31, इसको एबोलिश कर दिया गया है एट प्रेजेंट, ठीक है। यदि हम एट प्रेजेंट की बात करें, पहले आपने देखा होगा हमारे पास क्या थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। अभी हमारे पास क्या है? 6 फंडामेंटल राइट है। तो जो 7th है उसको एबोलिश कर दिया गया है, और 7th कौन सा है? आर्टिकल 31, जो क्या कहता था? राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो गया है? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब लीगल राइट बन चुका है। किसके तहत? आर्टिकल 300A के तहत अब क्या हो गया है? आपका लीगल राइट, ठीक है, लीगल राइट। चलिए अब देखिए, हमने देखा कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, किसके कार्यकाल के दौरान हुआ, इसमें क्या जोड़ा गया? आपका अनुच्छेद 31 के और 31 के। 31 के क्या कहता है? 31 के क्या कहता है? हालांकि इसमें साथ ही साथ एक चेंजेस और देखने को मिले, जो आपने सुना है, आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो आर्टिकल है 19, वो क्या देता है आपको? राइट टू स्पीक, ठीक है, बोलने की आजादी देता, अभिव्यक्ति की आजादी देता है। उसको भी क्या कर दिया गया था? उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। अब यदि बात की जाए, देखिए ये तो वो क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें, इससे बियॉन्ड यदि हम देखें क्या हो सकता है, यदि अब तक की बात करें, अब तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? 106 संशोधन हो चुके हैं। लेकिन जो बिल पास हुआ, बिल लाया गया है, वो कितनी बार लाया गया है? 127 बार। आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा है तो जान लीजिए। पहले एक बिल लाया जाता है लोकसभा में, उसके बाद ही वो क्या बनता है? संशोधन होता है, इस पर कोई बातचीत होती है। तो 106 संशोधन हुए हैं। 106 में जो आपका लेटेस्ट है, 106 जो आपका लेटेस्ट है 106, देखिए जो यदि हम रिसेंट की बात करें, जो अभी संविधान संशोधन हुआ है 106 किससे रिलेटेड है? यह है आपका 33% आरक्षण। किसको आरक्षण? महिलाओं को आरक्षण। कहाँ? 33% आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण। किसका आरक्षण है? ये महिलाओं के लिए है। सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इसके रिगार्डिंग कहाँ पर है? लोकसभा और राज्य सभा में
महिलाओं ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, 33% उन्हें आरक्षण दिया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन देखते हैं, जैसे क्या है 101 संविधान संशोधन 101 जो किसकी बात करता है, जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपका क्या 103 किसकी बात करता है, 10% आरक्षण, 10% आरक्षण किसे, ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण की बात करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव शरीर का पीएच स्तर क्या होता है। अब देखिए यदि पीएच स्तर की बात की गई है, पीएच स्केल, पीएच स्तर की बात की गई है, तो पीएच स्तर क्या है, जो मानव शरीर के पीएच स्तर की बात करें तो वो क्या होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। अब आप पिक्चर को देखिए, जो इमेज दी गई है इसमें देखिए, इसमें अलग अलग बॉडी पार्ट का अलग अलग पीएच स्केल पीएच बताया हुआ है कि क्या होता है। जैसे कि ये ब्रेन को आइडेंटिफाई किया है, ब्रेन का, सलाइवा का, हार्ट का क्या होता है, ये तो देखिए ये जो बाइल होता है, बाइल जूस जिसको बोलते हैं क्या होता है, लीवर का क्या होता है। ठीक है, हमें ओवरऑल बॉडी का देखना है कि मानव शरीर का पीएच स्तर क्या होता है 3.75 से 7.35 से 7.45 तक। देखिए पीएच क्या है, जो पीएच है ये पीएच क्या है, पीएच है बेसिकली हाइड्रोजन की क्षमता, हाइड्रोजन की क्षमता। यदि सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए क्या है, हाइड्रोजन की क्षमता। पीएच स्केल बेसिकली क्या है, एक पैमाना जिसका उपयोग किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को उसके घोल में हाइड्रोजन अणुओं की सांद्रता के आधार पर व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये हुई इसकी किताबी परिभाषा। पीएच बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन की क्षमता। इसकी पीएच की खोज किसने की, खोज की थी सर सोरेनसेन ने। ठीक है, और जो पीएच स्केल है यदि इसकी जो एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, वो क्या होती है 0 से लेकर आपका 14 तक। यदि कोई भी पदार्थ जो विलय है यदि वो पीएच के इक्वल है, पीएच उसका इक्वल है किसके 7 के, तो वो क्या होगा उदासीन, जिसे आप क्या कहें न्यूट्रल भी कह सकते हैं। ठीक है, यदि पीएच लेवल क्या है, यदि पीएच लेवल 7 से कम है तो कैसा होगा एसिडिक, एसिडिक यानी कि अम्लीय। किसी पदार्थ का विलय यदि 7 से उसका पीएच लेवल 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और यदि पीएच लेवल 7 से ज्यादा है, यदि पीएच लेवल 7 से ज्यादा है तो वो कैसा होगा क्षारीय। ठीक है, एसिडिक या फिर बेसिक। ये तो हुई क्या पीएच वैल्यू क्या है, क्या कहाँ से कहाँ तक की उसकी सीमा होती है, न्यूट्रल कब होता है, अम्लीय कब होता है, क्षारीय कब होता है। देखिए आपने सुना होगा बहुत बार वर्षा जल, जो हमारा क्या है वर्षा जल है, यदि वर्षा जल है यदि उसका पीएच कैसा हो जाए, यदि वर्षा जल का पीएच 5.6 से क्या हो 5.6 से कम हो, 5.6 से कम हो तो ऐसी वर्षा को क्या बोलते हैं अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, वो एसिडिक रेन कहलाती है। ठीक है, और अम्लीय वर्षा का आपने सुना होगा कि अम्लीय वर्षा की वजह से जो हमारा ताजमहल है 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक जो आपका ताजमहल है उसका जो रंग है वो पीला हो रहा है। और एक और आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपने कई बार एग्जाम में भी देखा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच क्या होता है 7.5। इट मीन्स कैसा है उसकी जो नेचर है वो कैसी है क्षारीय, कैसी नेचर है क्षारीय। तो हमने देखा कि पीएच क्या होता है, ये आपका प्रीवियस आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए भाई जो ये हमारा लेक्चर 1 है ये भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इसका पार्ट 1 था। वीडियो ज्यादा लंबी ना जाए इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसको हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।
और ये वीडियो छोटा सा वीडियो है, अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर से शेयर करें। थैंक यू, बाय।